बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अध्याय नंबर 6 कक्षा 8वीं इतिहास का ये आपके सामने है यहाँ। इससे पहले की वीडियोस आपको मिल जाएगी तो उसको जाकर के आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने 5वां अध्याय को पढ़ लिया है कक्षा 8वीं की। ठीक है। और अगर आप किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर पेपर 2 जो है वो एसएसटी है, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हमने जो है कंप्लीट कर रखा है इसको पूरी तरह से, नोट्स से भी कर रखा है, इंग्लिश में भी कर रखा है, यानी नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे और इन सभी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए हम इस अध्याय को देख लेते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले यानी कि लोहार और फैक्ट्री मालिक के बारे में। यानी कि हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं 1850वीं जो सदी थी तब की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में 57 की क्रांति के बारे में देखा। तो हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे कि उसके बाद क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए हैं भारत के अंदर। इसके अंदर हम औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से फैक्ट्री लगनी स्टार्ट हो गई, बुनकरों को क्या काम था, वो क्या बुना करते थे, ठीक है, कैसे काम किया करते थे, और लोहा बनाने वाले जो है वो किस प्रकार से काम करते थे। औपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन सबको। बाकी आपसे गुजारिश है कि आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और हाँ बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर एक तस्वीर है यहाँ, चित्र नंबर 1, जिसमें बताया जा रहा है कि 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज, ठीक है, यानी कि 17th सेंचुरी की बात हो रही है इसमें। सूरत बंदरगाह यानी सूरत का जो पोर्ट है जहाँ पर जहाज आती थी, और इन जहाज़ों में जो है व्यापार जो है वो हुआ करता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो इसमें बताया गया है, यही इमेज दिखाई गई है। तो देखो किस तरह के जहाज थे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं हुआ करते थे जो आज हुआ करते हैं इतने बड़े बड़े, बट हाँ देखो। तो आगे बताया गया कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। ठीक है। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। मतलब 17th सेंचुरी के अंदर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। इतना इंपॉर्टेंट था कि डच ब्रिटिश व्यापारी सभी के जहाज जो है वो यहीं से आया जाया करते थे। और 18th सेंचुरी में इस बंदरगाह का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो घट गया था, क्योंकि और भी बंदरगाह बन गए थे। तो यही होता है समय भाई, जब आपकी आज वैल्यू है कल नहीं होगी। अब देखो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें यहाँ पर बता रखा है कि इस अध्याय में हम कपड़ा और लौह व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योगों की दशा क्या रही। मतलब उस वक्त भी हमारे ऊपर तो ब्रिटिश राज का ही राज था, ब्रिटिश साम्राज्य का राज था। आप क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपना राजपाट उठा करके किसको दे दिया था, ब्रिटेन को। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन से अब हमारा राजपाट यहाँ पर होना शुरू हो गया था। तो उसी की बात हो रही है कि उस वक्त में, उस दौरान में कपड़ा जो उद्योग था हमारे भारत के अंदर, और लोहा और इस्पात उद्योग जो था, इस पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ा उसको हम इसमें बारीकी से पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सूती कपड़े के मशीन सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। मतलब मशीनों के द्वारा सूती कपड़ा बनाना। पहले तो वीवर्स जो है वो हाथों से ही इसकी कताई किया करते थे, ठीक है, चरखे पर। बट जब इसकी मशीन आ गई, है ना, तो इससे क्या हुआ कि उत्पाद बहुत ज़्यादा हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ कि ब्रिटेन जो है दुनिया का सबसे प्रमुख, सबसे इम्पोर्टेंट औद्योगिक राष्ट्र बन गया। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ठीक है। तो दुनिया का कारखाना किसे बोला गया, ब्रिटेन को। कब बोला गया, 1850 के दशक में। ठीक है। और क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो ज़्यादा पनपने लगा था। और क्योंकि कपड़ा मिल तो भाई देखा ही आपने, सूती कपड़ा कितना ज़्यादा ये लोग बनाने लगे थे, उसकी जब भी इन्होंने मशीन लगा दी तो उत्पाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि दुनिया का कारखाना लोग इसको बोलने लगे। ब्रिटेन की औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था।
आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। मतलब बात ये की जा रही है, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि हर अध्याय जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं वो अगले अध्याय में अपना असर जरूर छोड़ेगा। तो इसमें भी देखो यही बताया जा रहा है कि अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने पढ़ा था ना व्यापार से साम्राज्य की तरफ, है ना, कि कैसे वो व्यापार करने आई और धीरे धीरे जो है उसने कब्जा करना शुरू करा अलग अलग हिस्सों पर भारत के, और कैसे उसने अपने व्यापार का ढांचा जो है बदल दिया, उसी की इसमें बात की जा रही है। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर के बेच देती थी, क्योंकि भारत के सूती कपड़े और भारत के मसाले जो है यूरोप व्यापार में बहुत ज़्यादा डिमांड पे थे। तो देखो क्या कर रही हैं कि 18वीं सदी के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारत से चीज़ें खरीद रहे हैं सस्ते दामों पर और उसको इंग्लैंड और यूरोप में महंगे दामों पर बेच रही है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोटिव था, वो मेन मोटिव यही था कि कैसे पैसे कमाए जाए, कितने ज़्यादा पैसे कमाए जाए। ठीक है, इसी क्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था, यानी इसी खरीद बिक्री से जो है उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। बताइए जा रहा है कि जैसे जैसे ब्रिटेन का जो ये औद्योगिक उत्पादन है, जैसे जैसे ब्रिटेन की डिमांड होने लगी विश्व व्यापार के अंदर, तो जो ब्रिटेन के उद्योगपति हैं, है ना, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भारत को अपने उत्पाद बनाने का एक बड़ा सा बाजार समझ लिया कि भाई भारत के अंदर आकर के क्या करो, आप एक फैक्ट्री लगाओ और यहाँ पर लोग भी मिल जाते हैं सस्ते, सामान भी मिल जाता है सस्ता, लेबर भी सस्ती, और यहाँ पे काम करवाओ और उस सामान को उठा करके बाहर महंगे दामों पर बेचो। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। अब वहां से भी ऐसा नहीं केवल भारत से जा रहे हैं, ब्रिटेन से भी माल यहाँ पर आना शुरू हो गया। हुआ ये कि देखो हैंडमेड चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ती हैं मशीन के मुकाबले। आप शर्ट सिलवाने जाओगे ना, वो महंगा पड़ेगा बजाय इसके कि आप रेडीमेड शर्ट खरीद लो। ठीक है, क्योंकि मशीन पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर कॉस्ट कटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह जो है ब्रिटेन से माल को तैयार करके मशीन के ऊपर उसको भारत के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। अब देखो ऐसा है कि भारत के अंदर खादी वस्त्र उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, सूती कपड़े बनते थे। तो मान लो हैंडमेड यहाँ पर 200 रुपये की कोई शर्ट मिल रही है, ब्रिटेन में मशीन से बना करके अगर उसको यहाँ पर 150 में बेचा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो भारत का बाजार चौपट कर देगी, है ना, क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इसकी डिमांड घट जाएगी। और जो ये लोग बना रहे हैं, जो हैंडमेड चरखा चला रहे हैं, जो बुनकर वगैरह हैं, वो लोग क्या करेंगे, अब मशीन के सामने तो टिक नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मशीनें एक बार में जितना काम कर पाती होगी, ये लोग उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भारतीय बाजार के अंदर जो है इनकी डिमांड कम होने लगी। तो इनके सामने एक ही चीज़ें थी कि भाई ये अपनी सारी चीज़ें उठा करके किसके अंडर में चले जाए, अंग्रेजों के। सिंपल सी बात है। और इधर जो है इनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो इन्होंने माल उठा करके यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। सेम ऐसे जैसे कि तो आपके भारत की कंपनी है मोबाइल की माइक्रोमैक्स, है ना, कार्बन लावा। जब ये अपने टाइम पर थी, आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, तो अपने घटिया फ़ोन भी बहुत महंगे दामों पर बेचा करती थी, 10,000 15,000। फिर जैसे ही एमआई या चाइना की 3-4 कंपनी आई, उन्होंने क्या करा, इनके रेट कम करने पड़े इनको, पहली बात तो अपने मोबाइल के। और आज तो ऐसी स्थिति है कि कुछ अता पता ही नहीं है इनका, और ये ब्रांड जो है ऊपर जा चुके हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पर प्रोडक्शन मास स्केल पर होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो जाती है, सस्ता हो जाता है, और उसको ला करके वो भारत के बाज़ारों में बेच देते हैं। जैसे ही भारत के बाज़ारों में बेचते हैं, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि भारत में जो ऑलरेडी उन चीज़ों को बेच रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। या तो आप उससे कम दाम में बेचो, अदरवाइज आप टिक नहीं पाओगे, और वो लोग क्वालिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। यही सब कुछ तब भी हुआ था, ब्रिटेन ने अपना तैयार माल जो है भारत में ला करके बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े, अभी जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा हिंट दिया आपको, इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि कपड़ा उद्योग, बुनकर, लोहा व इस्पात उद्योग जो था वो भारत में कैसे इफेक्ट हो गया अंग्रेजों के इंटरफेरेंस के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम आते हैं अपने, ये रहा हमारा पेज। उससे पहले हम ये चित्र नंबर 2 देख लेंगे। चित्र नंबर 2 देखो, ये कितनी बढ़िया डिजाइनिंग की गई है यहाँ पर कपड़े पर। इसमें बताया जा रहा है कि पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में,
ये जो है पटोला बुनाई है। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में थी ये, और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। कहाँ पर? सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। और इस डिज़ाइन को बोलते हैं पटोला बुनाई। ठीक है, चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय कपड़े और विश्व व्यापार, कि भारत का कपड़ा जो है, जो भारत में कपड़े बनाए जा रहे थे उसका और विश्व व्यापार पर, विश्व बाजार पर क्या इफेक्ट रहा। कह रहा है आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डाल लेते हैं कि कपड़ा उत्पादन कैसे किया गया। तो ये देखो, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। कब की बात हो रही है? 1750 की। ठीक है, 1750 के दशक में जो टाइम पीरियड था, उस वक्त भारत जो है ना बाकी सभी देशों से कपड़ा उत्पादन में, यानी कपड़ा बनाने में सबसे आगे था, मतलब आसपास भी नहीं थे इसके। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। आपको पता होगा, हमने अध्याय 2 में ही पढ़ा था कि भारतीय कपड़ों की डिमांड यूरोप के बाजारों में बहुत ज्यादा थी। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। भारत के कपड़ों की बात हो रही है इसके अंदर, इतनी ज्यादा ये डिमांड में थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप के व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में, ये वही टाइम पीरियड जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो 16वीं शताब्दी में यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां थी, जो यूरोप में व्यापार किया करती थी, वो यूरोप में बेचने के लिए जो कपड़े लिया करती थी, वो भारतीय कपड़े खरीदा करती थी, भारत से कपड़े खरीदा करती थी और यहाँ से लेकर के वहां पर बेचा करती थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनका अर्थ जानना बड़ा ही मजेदार होगा। तो 1750 के टाइम में भारत जो है वो विश्व में कपड़ा बनाने में, उत्पादन में सबसे आगे था। अब देखो, उसके बारे में भाई लिखा भी गया है कि भारत का जो कपड़ा उत्पादन है वो किस प्रकार का रहा, कैसा रहा। तो उन्हीं शब्दों में इतिहास छिपा है। ये अगला हमारा पॉइंट बन जाता है यहीं से। कह रहे यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक, जो आज का इराक है, इसके मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। मतलब यूरोप के व्यापारियों ने, कि यूरोप में भारत का कपड़ा बिकने से पहले कहाँ बिक रहा था? इराक के मोसुल शहर में। ठीक है, मोसुल शहर में जो अरब के व्यापारी थे वो भारत से कपड़ा लेकर के वहां बेचा करते थे। वहां से यूरोपियों ने देखा कि यार भारत से ये जो कपड़ा है ये बहुत ही बारीक है और बहुत ही बेहतरीन है। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसीलन यानी मलमल कहने लगे। ठीक है, जल्दी यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, तो पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 में, फिर आए 1503 में। वास्को डिगामा जो है उसने सबसे पहले भारत आने का रास्ता, समुद्री मार्ग ढूंढा था। तो ये लोग आए थे मसालों की तलाश में भारत। तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। कहाँ पर रुके थे भाई ये लोग आकर के? कालीकट में। ठीक है, यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। मतलब यहाँ से मसाले तो ले गए और सूती कपड़ा भी ले गए, क्योंकि सूती कपड़े की काफी ज्यादा डिमांड थी। मसीलन यानी कि मलमल का कपड़ा इसको कहा जाता था, इसकी बारीक बुनाई को देखते हुए। ठीक है, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लोग यहाँ से मसालों के साथ साथ कपड़े भी लेकर के गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। ये लोग क्या बोलने लगे? कालीकट को कैलिको। बाद में हर तरह के सूती कपड़ा को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब यूरोप के अंदर जो यूरोप के लोग आए थे वो सूती कपड़े को, जैसे कि मलमल बोला गया इराक के अंदर का, क्या बोला गया? भारत के सूती कपड़े को मलमल। ठीक है, यानी मसलिन। और यूरोप में क्या बोला गया? कैलिको, क्योंकि ये इसको कहां से लाए थे? कालीकट से। तो यहीं से इन्होंने एक नाम बना लिया, कैलिको। तो देखो शब्दों में इतिहास छुपा हुआ है कि किस तरह से जो है शब्द जो है वो इतिहास को बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी सुनाते हैं। मतलब अगर पश्चिमी बाजार के अंदर कैलिको शब्द कहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो भारत के सूती कपड़े की बात कर रहे हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, अगले ही पेज पर है, जिसमें ऑर्डर दिया गया है कि कौन सा माल कितना लाना है, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। ठीक है, अपने लोगों के पास भेजा था, नुमाइंदे वो जो व्यापार करने में मदद करते हैं।
वही के मुताबिक, यानी कि जो उसमें ऑर्डर दिए गए हैं, कह रहे उसके मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,हजार थानों का ऑर्डर मिला था। यानी कि सोचो, हम बात करें 1730 की, सन 1730 में भारत के कपड़े का जो ऑर्डर था वो था 5,89,हजार थान। ठीक है, इसका ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। मतलब 98 टाइप्स ऑफ कपड़े की बात इसमें की जा रही है जो सूती और रेशमी है। ठीक है, जो सिल्क है, कॉटन है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे और आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। कपड़े का थान होता है ना, बहुत बड़ा कपड़ा उसमें से काटा जाता है, उसकी बात की जा रही है। तो उसकी जो लेंथ हुआ करती थी वो 20 गज लंबी और 1 गज चौड़ी हुआ करती थी। देखो, ये रही वो बही खाता, मतलब ये है वो बही। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना, 1730 की बात की जा रही है। यहाँ पर है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, और कर्सिव राइटिंग भी है थोड़ी थोड़ी। तो ये डिमांड है, देख सकते हो आप। उस वक्त की बात हो रही है 1730 की, कि तब इतना डिमांड था भारत के कपड़ों का। कह रहे गौर से देखिए कि वही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। मतलब भारत के कपड़ों की कीमत भारत के लोगों से तय नहीं की जाती थी, बल्कि वो लंदन में ही तय की जाती थी। ठीक है, अब देखो एक और चित्र है, चित्र नंबर 4, जामदनी बुनाई। 20वीं सदी की शुरुआत में एक और बुनाई शुरू हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो अब डिजाइन किस तरह से की गई है, ये हाथों से किए गए थे, है ना। तो जामदनी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे करघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, इसका पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, ठीक है, इसकी बात हो रही है, स्थित लखनऊ जामदनी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ना, कि जामदनी बुनाई कहाँ पर की जाती थी, तो लखनऊ के अंदर, आज का लखनऊ है, यानी यूपी के लखनऊ में, बंगाल में ढाका में। ये जगह है, आपको याद रखनी है अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी बही की बात की जा रही थी, इसके अंदर जो डिमांड थी वो कितनी ज़्यादा थी, है ना। वो डिमांड थी 5,89,000 रुपये, 89,000 थानों की। और ये जो सारे रेट हैं ये तय कर दिए गए थे इंग्लैंड के अंदर, ये भारत में तय नहीं किए जाते थे। कह रहे आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता है उसे, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे, ये मतलब इस पर निशान पहले से बने होंगे। उन्हें ये व्यापारी सिड्ज को या कोसा या खस्सा या बंडाना कहते थे। ठीक है, सिड्ज, कोसा, खस्सा या बंडाना कहते थे ऐसे कपड़ों को जिस पर पहले से छापेदारी हुई पड़ी हो। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों का सिट जो शब्द था वो कहाँ से आया है? जी हाँ, यह शब्द हिंदी के छींट से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप वाले कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। 1680 की बात हो रही है कि 1680 का दशक एक ऐसा टाइम पीरियड था जब इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर जो छापेदार भारतीय सूती कपड़े हैं, मतलब इस तरह के कपड़े जिस पर निशान बने हुए हैं, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइनिंग की गई है, कह रहे उसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा हो गई है। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशों और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। मतलब एक तो फूल पत्ती, मतलब डिजाइनिंग इतनी बढ़िया, बारीक रेशे मतलब सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा, और कीमत भी बहुत ही कम। तो भाई एक अलग ही रुतबा जो है भारतीय कपड़े ने बना रखा था मार्केट के अंदर। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। सोचो, इतनी ज़्यादा डिमांड थी, इतनी हाई डिमांड, इतनी बेहतरीन तरह से डिमांड थी, और ऐसा बेहतरीन कपड़ा था कि इंग्लैंड के अमीर लोगों की तो बात छोड़ो, जो इंग्लैंड की महारानी थी ना, वो भी भारतीय ही परिधान यानी कि भारतीय कपड़ा ही पहना करती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने पहनने वाले चटक रंग के छापेदार ग्लूबंद के लिए किया जाता है। ठीक है, बंडाना जो है शब्द एक ऐसा शब्द है जो इस तरह के कपड़े होते हैं जो सिर या गले में पहनने वाला जो कपड़ा होता है ना, उसको कहा जाता है, जिसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, यह शब्द जो है हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। जैसे टाई हो गया, टाई को क्या बोलते हैं? बांधना। गले में बांधा जाएगा तो उस पर जो डिजाइनिंग की जाएगी ना, तो डिजाइनिंग वाली अगर टाई मिल गई तो उसको बोलेंगे ये लोग बंडाना। ठीक है,
सिर पर कोई ऐसी चीज अगर पहन रहे हैं ये लोग जिसमें चटक रंग है, रंग बिरंगी चीजें बनी हुई है, उसके ऊपर फूल पत्तियां बनी हुई है, ठीक है, ग्लूबंद बने हुए हैं, छापेदारी, यानी कि उस पर कुछ डिजाइनिंग की अगर की गई है तो उसको क्या बोलेंगे ये लोग, बंडाना। बंडाना जो है वो हिंदी के शब्द बांधना से निकला है, ठीक है। इसके नीचे हम आएंगे तो एक और तस्वीर हमें मिलेगी जो कि चित्र नंबर 5 है। ये देखो, ये है मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई ईंट, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में। ये देखो कितनी बारीकी से जो है इसके ऊपर छपाई की गई है, डिजाइनिंग की गई है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसकी देखो डिमांड कहाँ थी, ईरान और यूरोप के अंदर भी, ठीक है। अब बांधना वाली हमने बात पढ़ी थी ना, बंडाना, जिसको हम गले में या सर पर पहनने वाला कोई भी कपड़ा होता है उसको बोलते हैं। कह रहे इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कि कासिम बाजार, ठीक है, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। मतलब कपड़ों का नाम नहीं पता था, बल्कि कपड़े जहाँ पर ये बनते हैं, है ना, वही उन्हीं के स्थानों का नाम लिख दिया गया। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। मतलब इतनी ज़्यादा हाई डिमांड थी भारतीय कपड़ों की। देखो एक और कपड़े का डिज़ाइन है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हो, चित्र नंबर 6, बंडाना डिज़ाइन है। ये जैसे स्कार्फ वगैरह लड़कियां पहनती है ना, वो बंडाना ही कहलाएंगे क्योंकि उसको सर पर या गले पर बांधा जाता है, ठीक है। तो ये देखो बंडाना डिज़ाइन है, 20वीं सदी के प्रारंभ की बात हो रही है इसके अंदर। तो कह रहे कपड़े के मध्य में गुजरती लकीर को देखो, जो बीच में ये लाइन आ रही है सीधी सीधी। कह रहे आप इसको जानते हैं कि ये क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध करके रंगे गए हैं, मतलब टाई एंड डाई, इसको बांध करके रंगा गया है। रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया था। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए गए थे। मतलब आपको जगह पता होनी चाहिए। मतलब ये एक अलग डिजाइन है, ये एक अलग डिजाइन है, और दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बीच में लाइन है ना, इससे जोड़ दिया गया है और उसको एक कपड़ा बनाया गया है। तो इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, और दोनों को जोड़ करके सिलाई करके यहाँ से एक कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह के जो डिजाइन है ये कहाँ पर बनाए गए थे, राजस्थान और गुजरात में। ये जगह आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गया, देखो शब्दों से जो है किस तरह से भारतीय कपड़ों के इतिहास की बात की जा रही है। अब है कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, किसी भारतीय कपड़े की डिमांड जो है वो यूरोपीय बाजार में इतनी ज़्यादा कैसे हो गई और कैसे धीरे धीरे जो है वो फैली। तो भारतीय कपड़ों को यूरोपीय बाजार में ले जाने से पहले यूरोपीय ने सबसे पहले देखा था इराक के शेखों के पास, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। अब ऐसा नहीं कि भारत ही कपड़ा जो है बनाता था, इंग्लैंड में भी जो है ऊन व रेशम के निर्माता बैठे हुए थे जो ऊनी कपड़े बनाते थे, जो रेशमी कपड़े बनाते थे। लेकिन भारत के कपड़े बेहतरीन इतने हुआ करते थे, उसकी डिजाइनिंग इतनी बेहतरीन हुआ करती थी, और साथ ही साथ वो सस्ते इतने हुआ करते थे कि सोचो कि ब्रिटेन की रानी भी पहन रही है, तो डिमांड कितनी ज्यादा है। इससे बेचैन थे इंग्लैंड वाले कि यार ये तो बेकार है। तो वो चाहते थे कि भारतीय कपड़ों का आयात बिल्कुल ना हो, मतलब इंपोर्ट इसका ना हो। इंपोर्ट नहीं होगा तो भारतीय कपड़े आएंगे नहीं, भारतीय कपड़े आएंगे नहीं तो वो लोग अपने कपड़े बेच सकते हैं। कह रहे इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। अभी कैलिको आपको पता है कालीकट से निकल के आया है शब्द। तो देखो भारतीय कपड़ों का बाजार तोड़ने के लिए 1720 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, एक नियम वहां पर एक कानून बनाया कि जो भारतीय सूती कपड़ा है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, यानी कि छींट के कपड़े जो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करोगे। और इस नियम को भी कैलिको नियम ही कहा जाता है, यानी कि कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। सोचो नई नई कंपनियां आ रही थी और भारतीय व्यापार, भारतीय बाजार जो है पहले से वहां पैर जमा के बैठी हुई थी। तो सबसे पहला तो आघात भारतीय बाजार को यहाँ पर दिया गया कि उसको ब्रिटेन के अंदर जो है इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि उसी टाइम पर इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने भी खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, कि ये चाहते थे कि भारतीय कपड़े जो है पूरी तरह से इंग्लैंड में ना आए, ताकि इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके।
इतना हालत खराब कर रखा था इनको, इनका भारतीय कपड़ों ने। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अब इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले तो छपाई बंद करवा दी कि डिजाइनिंग नहीं होगी, तो प्लेन कपड़े जाने लगे। अब प्लेन कपड़े पर इन्होंने क्या करा, मशीन डाल करके भारतीय डिजाइन जो है वहीं पर छापना शुरू कर दिया, मतलब छापेमारी वहीं पर इन्होंने शुरू कर दी। तो यहाँ पर मॉडिफाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से, ठीक है, ये जो होड़ है, होड़ किसे बोलते हैं भाई, कंपटीशन। ठीक है, तो भारतीय कपड़ों के साथ जो ये कंपटीशन थी इनकी, इसकी वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। जॉन ने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। अब ये स्पिनिंग जेनी क्या है, एक ऐसी मशीन होती है जिससे कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी, यानी एक साथ बहुत सारे काम इसमें किए जा सकते थे। इसका निर्माण किसने करा, जॉन ने 1764 में। तो वो भारतीय कपड़ों की होड़ में, मतलब भारतीय कपड़ों की कंपटीशन की वजह से इंग्लैंड के अंदर जो है बहुत सारे टेक्निकल सुधार किए गए, बहुत नई चीजें जो है उन्होंने बनाई, जिसमें पहला था स्पिनिंग जेनी। ठीक है, 1786 में रिचर्ड्स आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, ये भाप वाले इंजन की बात हो रही है, इसका आविष्कार कर लिया था। ठीक है, किसने करा, रिचर्ड आर्कराइट ने। आप राइट ब्रदर्स का नाम जानते हो ना, इन्होंने भाप का इंजन बना लिया, जिससे सूती कपड़ा की बुनाई और क्रांतिकारी रूप से बदल गया। मतलब अब भाप का इंजन बन गया, मतलब मशीन तैयार हो गई है। अब मशीन तैयार हो गई तो क्या होगा, अब सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था, ठीक है, मतलब अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, प्रोडक्शन आप बढ़ा दोगे, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर सकते हो। अगर आपका कॉम्पिटिटर एक महीने में 10,000 कपड़े हाथों से सिल पा रहा है और आपने किसी तरह से मशीन बना ली उसकी, तो आप एक दिन में 10,000 कपड़े सिल लोगे। आपको सामने वाले को आप खत्म करने के लिए क्या करना है, केवल अपने रेट को कम कर दो, क्योंकि आप तो एक महीने में आप बहुत ज्यादा कपड़े जो है 3 लाख के आसपास कपड़े बना के तैयार कर दोगे, बाजार में उतार दोगे, और उसका केवल 10,000, है ना। तो यही चीज हो गया कि जब ये भाप का इंजन बन गया, उससे जो है अ, कपड़े उद्योग के अंदर इंग्लैंड में काफी ज्यादा विस्फोटक क्रांतिकारी रूप आ चुका था। और अब जो है बहुत सारा कपड़ा जो है बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था, और ये इतना कम होता था कि भारत का जो सूती कपड़ा उद्योग है उससे भी ज्यादा ये कम हुआ करता था। तो इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, बना रहा, धीरे धीरे खत्म हुआ। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा है कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी, तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हम बात कर रहे हैं 1764 की। ठीक है, कि जब ये वाला टाइम पीरियड आया, जब उनको बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिली, तो उन्होंने अब सोना और चांदी इंपोर्ट कराना बंद कर दिया था। ठीक है, बल्कि वो यहीं से सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके और उसी पैसों से वहां पर कपड़े इन्होंने खरीदने शुरू कर दिए, है ना। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे भारतीय कपड़ा व्यापार जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। एक और तस्वीर यहाँ पर हमें दिख रही है नीचे, जो कि है चित्र नंबर 7, कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता एक दृश्य। ठीक है, ये देखो डच लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये कोची का एरिया है, और समुद्र से एक फोटो ली गई है जहां पर डच, एक तरफ जो है डच लोग बैठे हुए हैं। तो कह रहे जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए, देखो ये जो कर रखा है ना पूरा। अब देखो ये कोस्टल एरिया में क्यों रहा करते थे, किनारों पर ही क्यों बसते थे, क्योंकि इनके लिए आसानी हो जाती थी, इनका इनका जहाज उतरता था। अब रात में लूटपाट ना हो, उससे अच्छा है कि भाई अभी सब कुछ हो जाए, है ना। अब रात में मान लो कहीं और ये लोग रहते, वहां पर जहाज इनका रात में पोर्ट पर आता, तो हो सकता है लूटपाट हो जाए, तो ये लोग बगल में ही जो है बना लिया करते थे। अब ये एक नीचे मैप है, ठीक है, ये जो है बुनाई केंद्र है। यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की बुनाई की जाती थी। तो जहाँ पर स्टार बना दिख रहा है आपको, वहां पर सफेद तरह की, ठीक है, चेक सेंट सिल्क, जहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है वहां पर सिल्क बुनाई की जाती थी। जैसे कि ये ट्राइंगल है, यहाँ सिल्क बुनाई की जाती थी।
ठीक है, जहाँ पर ये गोल सा डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्टिच की बुनाई की जाती है। ठीक है, अलग अलग एरिया में ये सब जो है बुनाई के केंद्र थे भारत के। ठीक है, 1500 से लेकर के 1750 की टाइम बात की बात हो रही है, 1500 से 1750 ये टाइम पीरियड के अंदर भारत में जो है आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है और नीचे की तरफ भर भर करके जो है बुनाई की जाती थी। यानी कपड़ा उद्योग भाई बहुत ज्यादा हिस्से पर बढ़ा हुआ था। इसी की बात की जा रही है आगे कि अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। ठीक है, 4 क्षेत्र थे उसके, 4 क्षेत्र ये लिखे हुए हैं आपके यहाँ पर देख सकते हो, सफेद, चेक और धारीदार, उसके बाद सिड्ज और सिल्क। ठीक है, तो कह रहा भाई इन 4 क्षेत्रों में ये केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे क्योंकि बंदरगाह था वहां पर। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, सड़कें भी अभी बननी शुरू सड़कें ही अभी बननी शुरू हुई थी। तो व्यापार करने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती थी? जहाजों की, है ना। पूर्वी बंगाल जो कि अब बांग्लादेश हो चुका है, तो क्योंकि पश्चिमी बंगाल तो हमारा हो गया है, तो पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश हो चुका है 1971 की लड़ाई के बाद स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह आपको दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। मतलब भारत के चारों तरफ जो है बुनाई के केंद्र स्थित हो चुके थे। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो हमने देखा कि भारतीय कपड़ा व्यापार जो है वो किस प्रकार से पूरे दुनिया में छाया हुआ था और धीरे धीरे जो है कैसे उसको तोड़ने की कोशिश की गई है और कैसे उसको तोड़ा गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं बुनकर बुनकर बुनकर, तो कह रहे हैं भाई ये बुनकर होते कौन है, किसे बोलते हैं बुनकर? तो आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक बैठा हुआ एक खड़ा है। तो कह रहे बंगाल का एक तांती बुनकर है ये। बेल्जियम चित्रकार सोल्विंस द्वारा बनाया गया ये चित्र है जिसको 1790 के दशक में बनाया गया है। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा होता क्या है? अभी हम पढ़ेंगे इसी सब के बारे में। तो देख सकते हो यहाँ पर सूत की कताई की जा रही है। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये सूत की कताई कर रहा है। तो ये तो हो गया हाथों से, मशीन का तो इस्तेमाल किया गया बट ऑटोमेटिक मशीन ने, इंग्लैंड वालों ने तो क्या करा, ऑटोमेटिक मशीन लगा ली। तो भाई उनकी कॉस्ट कटिंग और ज्यादा हो गई। ठीक है, अब है बुनकर कौन है? बुनकर आमतौर पर बुनाई करने का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं। ठीक है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। मतलब उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, फिर उनके बच्चों ने भी अपने बच्चों को यही सिखाया और ये धीरे धीरे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहा या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैलोकलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। ये 4 समुदाय की बात की जा रही है जो बुनकरी के लिए, यानी कि बुनकर के तौर पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। बंगाल में तांती, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत में साले व कैकोलार और देवांग समुदाय जो है ये काफी ज्यादा फेमस रहे अपनी बुनकरी के लिए। ठीक है, सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। अगर आपको कपड़ा बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सूत काटना पड़ेगा। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था क्योंकि वो घर पर रहती थी, है ना। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। घर घर में जो है सूत काटने का काम होता था क्योंकि भाई डिमांड बहुत ज्यादा थी। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी तो हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से सूती कपड़े जो है बुनते थे। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। मतलब बुनाई का काम कौन कर रहा है, पुरुष, और काटने का काम कौन कर रहा है, सूत काटने का काम कर रही है महिलाएं। ठीक है, करघा कौन चलाएगा, महिलाएं चलाएंगी। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। रंगरेज कौन होते हैं, जो कपड़ों में रंग डालेंगे। ठीक है, छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। चिप्पीगार कौन होते हैं, जो उस पर छपाई करेंगे, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और इससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। ठीक है, क्योंकि मशीन नहीं थी हमारे पास बड़ी बड़ी, बल्कि ये हाथों से ही हम यूज किया करते थे उस टाइम पीरियड के अंदर। तो हथकरघा, हाथों से चलाने वाले करघा की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं हथकरघा से होने वाली बुनाई, छपाई या इससे जो भी व्यापार हुआ करता था, चाहे बुनाई हो, चाहे छपाई हो, चाहे रंगाई हो, ठीक है,
तो इससे लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो काम चलता था। लेकिन ऐसा बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो पाया। तो भारतीय कपड़े का पतन अगला ही पॉइंट बन जाता है, क्योंकि भारतीय कपड़े की जो डिमांड है वो पूरी तरह से खत्म कर दी थी मशीनों ने। इंग्लैंड वालों ने जब भी ये मशीन लगानी शुरू करी तो उन्होंने क्या करा, कॉस्ट कटिंग इतनी ज़्यादा करी, क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दी, जिस वजह से क्या हुआ, भारतीय कपड़े का पतन हो गया यूरोप के बाजारों में। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह से असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ रहा था। मतलब अब जब भारत का जो कपड़ा था वो अकेले राज कर रहा था हर जगह, क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या करा, पहले तो पाबंदी लगाई इसके इंपोर्ट पर कि भारतीय कपड़ा जो है ब्रिटेन में नहीं आएगा, जिससे उनको मौका मिला अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को विकसित करने का। और उन्होंने जब मशीन वगैरह बना ली तो उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करी, इतने ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी कि अब भारतीय कपड़ों को उसी बाजार के अंदर, यानी कि यूरोप और अमेरिका के ही बाजार में ब्रिटेन उद्योग से बने जो कपड़े हैं उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो पहला तो नुकसान ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। मतलब भारत से इंग्लैंड का जो निर्यात था, जो एक्सपोर्ट था कपड़े का, वो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए। क्योंकि भाई हमारा तो पूरा शासन ब्रिटेन के अंडर में चला गया था, तो वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से कपड़ा लिया करते थे, फिर उसको यूरोप के बाजार में बेचा करते थे। बट उन्होंने तो इम्पोर्ट में पाबंदी लगा दी कि हम तो कपड़ा लेंगे नहीं। इससे हुआ ये कि उन्होंने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित करी और कपड़े बनाने शुरू कर दिए, और उन्होंने क्या करा, अपने ही कपड़ों को ले जाकर के यूरोप के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। अब भारतीयों के पास जो यहाँ पर कपड़े बना रहे थे, अब इनका तो काम ठप हो गया। तो जब इन लोगों को बोला गया कि भाई आप कपड़े बेचो, तो भाई इन पर इतना ज़्यादा जो है टैक्स लगा दिया गया कि इनके कपड़े की कीमत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई। अब इतनी ज़्यादा हो गई और उन्होंने अपने पे टैक्स ही नहीं लगा रखा था, तो वो बहुत कम थी। तो दूसरा नुकसान ये हो गया कि यहाँ से भारतीय कपड़ों का पतन हो गया, यहाँ पर व्यापार जो है वो ठप होने लगा। आगे क्या हुआ कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत तक क्या हुआ कि अफ्रीका में जो भारतीय कपड़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, अमेरिका में डिमांड थी, यूरोप के बाजारों में डिमांड थी, बाहर कर दिया, खत्म। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। जब डिमांड ही नहीं है तो क्या करेंगे, अब बुनकर बेरोजगार हो गए तो रंगरेज बेरोजगार हो गए हैं, छापेदार जो छपाई करते थे वो भी बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों को पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। अब देखो क्या स्थिति हुई कि इंग्लैंड और यूरोप वालों ने क्या करा, भारत का माल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसकी डिमांड रही नहीं इतनी ज़्यादा। और जो एजेंट थे, जो एजेंट हुआ करते हैं ना, जो व्यापार करवाते हैं इंडिया से बाहर का, तो जो व्यापार करवाते हैं भाई, उन्होंने बोला था कि हम बुनकरों को पेशगी देंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट देते रहेंगे, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि अब तो काम ही नहीं है तो फिर किस बात का देगा। तो परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। पूरी तरह से जो है इसको खत्म कर दिया गया था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्या स्थिति कर दी भारतीय कपड़े, केवल कपड़े को नहीं बंद किया, बल्कि पूरी चीज़ें बंद कर दी। हम जो कॉलम छूटा है हमारा स्रोत वन, उसको हम आगे पढ़ लेंगे, पहले हम इस पैरा को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब गुहार लगाई बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद क्या हुआ इसकी बात चल रही है। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाली थी। मतलब इतना ही नहीं, व्यापार गया, बाजार गया, काम गया, कह रहा ये सब तो कुछ भी नहीं था, इससे भी बुरा टाइम आने वाला था कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। ठीक है, दरअसल मतलब खत्म हो गए यहाँ से। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। मतलब देखो कि हम लोग कपड़ा बनाते थे और हमारे कपड़े विदेशी पहना करते थे। स्थिति ऐसी होगी 1880 के अंदर कि विदेशी ना विदेशी अब हमारे कपड़े पहन रहे, बल्कि हम खुद, मतलब हम में से 2/3 जो भारतीय हैं वो खुद ब्रिटेन के कपड़े पहन रहे हैं अब। इससे ना केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों का भी जो है हालत ज़्यादा खराब नजर आ गई। ज़्यादा एकदम खराब हो गई। अब सूती क्या काटेंगे, है ना, सूत काटेंगे ही क्यों जब कपड़े ही नहीं बनने वाले। अब जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। तो देखो कि किस किस तरह से मतलब किस किस पॉइंट पर आकर के जो है चोट पहुंचाई और भारतीय मिल जो कपड़े उत्पादन थे उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। लेकिन भारत में
हथकरघा से होने वाली बुनाई पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीन पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ियां या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? वो तो हाथों से ही बनाए जाएंगे। इन कपड़ों की न केवल रईस के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफी ज्यादा मांग थी। और ना ही तब ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। मतलब ये बोला जा रहा है कि जितनी बारीकी से भारतीय कपड़े हथकरघे से बनाए जाते थे उसकी डिमांड अभी भी थी। और क्योंकि ब्रिटेन के जो कपड़े थे वो भी इतने पतले, इतने बेहतरीन नहीं हुए थे, बल्कि वो मोटे कपड़े बनाया करते थे। और भारतीय कपड़ों की जो हथकरघों से बनाई जाती थी वो रईसों के अंदर और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अभी भी डिमांड में थी। यानी पूरी तरह से हथकरघा वाले काम चौपट नहीं हुए थे, बट हाँ इफेक्ट तो पड़ा था। अब भारतीय गरीब जो है वो मोटे कपड़े पहना करते थे जो ब्रिटेन वाले बनाते थे। ठीक है। आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। यहाँ से बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सवाल भी आता है। ठीक है। तो सोलापुर कहाँ पर है? भारत में पश्चिम में है, और दक्षिण भारत में मदुरा। ठीक है। ये शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। देखो 19वीं सदी तक भारतीय कपड़ा जो है हर जगह से पिट चुका था, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी तक में भी बुनकरी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र अभी भी सामने आ गए, दो नए शहर आए, एक सोलापुर और एक मदुरा। ठीक है। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। आपको देखा होगा असहयोग आंदोलन चलाया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो इम्पोर्टेड कपड़े हैं, जो ब्रिटेन के कपड़े हैं, भाई हम इसको नहीं पहनेंगे, हम हमारे ही यहाँ के हाथ से बने और हाथ से सूते गए जो कपड़े हैं उसको पहनेंगे। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी पर जगह दे दी, यानी कि सफेद वाली पट्टी पर। देखो यहाँ से एक सवाल निकल करके आया कि चरखा जो है वो कब हमारे राष्ट्रीय झंडे में लगा था। जो आज आप अशोक चक्र देखते हो ना, वो सब 1931 में भारतीय चरखा लगा था उस वक्त। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। अब पूरी तरह से तो खत्म हो चुके थे, है ना। तो उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए। मतलब अब जब कुछ काम नहीं है तो कुछ तो मजदूर बन गए जो खेती में काम करेंगे, खेत में काम करेंगे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से जो है वो देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकर को बम्बई, जिसको आप मुंबई बोलते हैं, कुछ अहमदाबाद, कुछ शोलापुर, कुछ नागपुर और कुछ कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी करने चले गए। क्योंकि भाई पुराने तो काम सारे चले गए, बट अभी भी डिमांड जो थी हथकरघा की थी, तो जहां जहां उसके केंद्र थे वहां पर ये लोग चले गए काम करने के लिए। तो कुछ तो खेती करने लगे, कुछ देश के बाहर चले गए और कुछ जो है नई कंपनियों में काम करने के लिए चले गए। ठीक है। अब यहाँ से होगा सूती कपड़ी मिलों का उदय, कि जो है भारतीय कपड़ों का एक बार पतन हो गया और अब जो है दोबारा से सूती कपड़ा जो है कैसे धीरे धीरे आ गया है। हम इसको पढ़ें, लेकिन हम इससे पहले हम देख लेते हैं, हमने एक स्रोत छोड़ा था यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बात की जा रही है उस टाइम पीरियड की जो गुहार लगाई थी बुनकरों ने उस टाइम पीरियड पर, जब खत्म कर दिया गया था इनका सब कुछ। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि देखो 12,000 बुनकरों ने पत्र लिख करके अपनी भारत की सरकार को, यानी कंपनी सरकार को भेजा था 1823 में। अपनी स्थिति बताई उन्होंने कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। मतलब अब हम कमा नहीं सकते। औरांग क्या होता है? तो फारसी भाषा में गोदाम को औरांग बोलते हैं। ठीक है। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा किया जाता है और वर्कशॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको पता होगा, गोदाम जिसको बोलते हैं। वहां पर सब कहीं भी सामान बेचा जाएगा तो सबसे पहले उसको एक जगह जमा करते हैं, फिर वहां से बेचने के लिए निकाल दिए जाते हैं। तो कह रहे इसको आपने खत्म कर दिया। इससे इफेक्ट ये हुआ कि अब हम और हमारे परिवार जो है आजीविका नहीं चला पा रहे हैं, उसके साधन जो है हमारे लिए नहीं बचे हैं।
हम बुनकर हैं और हमें कोई दूसरा कारोबार भी नहीं आता। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता तो हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे। अगर हमारे को ऑर्डर नहीं मिले तो हम भूखे मर जाएंगे। ये 3 फरवरी 1824 का एक व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई का नमूना यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसमें जो है 12,000 बुनकर जो है एक पत्र लिखते हैं और अपनी स्थिति को बताते हैं। स्रोत 2 जो है वो ये रहा हमारे सामने कि कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। वो लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा कुछ इस तरह से बयान करी। क्या लिखा है इन्होंने, देखो एप्लीकेशन लिखा गया है, सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद करके ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। मेरी इस तरह तीनों बेटी अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है, लोग कहते हैं कि बाजार से बिलाती यानी कि विलायती सूत आयात किया जा रहा है, मतलब देश के बाहर से जो है सूत मंगाया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते। वह गल कर तार तार हो जाता, मतलब मजबूत नहीं है, पर सस्ता है तो लोग लेते हैं। ये जो है एक कताई कामगार ने अपनी आप बीती जो है लिखी और बोला समाचार पत्र वाले को कि आप जो है इसको पब्लिश करें अपने अखबार में। अब हमने यहाँ पढ़ तो लिया था, अब हम यहाँ देखते हैं सूती कपड़ों का जो मील है उनका उदय कैसे हुआ। ठीक है, उससे पहले हम ये इमेज देख लेंगे। ये देखो मील में औरतें जो है काम कर रही हैं। चित्र नंबर 10 है, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग की बात हो रही है इसके अंदर, जब राजा दीनदयाल द्वारा ये चित्र लिया गया है। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। स्टार्टिंग में भी कताई जो है महिलाएं करती थी और बुनकर जो बुनते थे वो पुरुष ही हुआ करते थे। ठीक है, देखिए यही पॉइंट था हमारा, सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा जो मिल थी वो 1854 में बंबई में स्थापित हुई थी। 1 नंबर का सवाल है, आप याद रखिएगा कि भारत में सूती कपड़ा मिल जो है सबसे पहले जो कंपनी डाली गई थी वो बंबई में 1854 में डाली गई थी, यानी 1854 में यह कताई मिल थी। ठीक है, यहाँ पर कताई की जाती थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली एक विशाल पट्टी से काफी निकट था, जहां कपास की खेती की जाती थी। कपास यानी कॉटन उगाने के लिए काली मिट्टी ही चाहिए होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया। 1 नंबर का सवाल तो आपके लिए ऊपर छोड़ ही दिया था। कह रहा है कि भाई सन 1900 आते आते यानी कि सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी, यानी कि 84 जो है कपड़ा मिल जो है वो बन चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यापारियों ने खोली थी, जो कि चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए क्योंकि डिमांड जो है इसकी बढ़ने लगी। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी के अंदर, यूपी में स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया 1862 में। ठीक है, सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। फैक्ट्रियां खुलने लगी तो लोग क्या करें, शहर की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा
कारखानों को भी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। स्टार्टिंग की बात हो रही है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, इनको भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था, क्योंकि भाई वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है सस्ते कपड़े जो है वो बना रहे थे। तो कह रहे सबसे पहला तो यही था कि उनकी कॉम्पिटिटर जो है वो ये थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंपोर्ट कराते हो किसी और देश से, मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको यहाँ से सामान किसी दूसरे देश में भेजना है, तो आप पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा कि वहाँ पर जाकर के आपका जो रेट है आपके प्रोडक्ट का वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो उस देश में उगा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो तो कम में बेचेंगे। तो इससे जो है दिक्कत होने लगी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिल जाता था। यानी कि भाई कंपटीशन खत्म करने का सबसे आसान तरीका था कि कोई देश ए जो है बी के अंदर अपना माल भेजना चाहता है, तो इस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दो कि बी के अंदर मान लो कोई चीज़ 10 रुपये 20 रुपये में मिल रही है और ए में 10 है, तो इस पर 20 रुपये का टैक्स लगा दो, तो ये यहाँ कर कितना में बेचेगी, कम से कम 30 रुपये का। तो भाई लोग इसी को खरीदेंगे। तो जैसे कि मेड इन इंडिया चल रहा है ना कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो आप हमारे देश के अंदर कंपनी खोल लो, हम सस्ता कर देंगे, हम टैक्स कम कर देंगे, सेम वही काम। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योग को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिखाई देने लगी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग करने लगे। ठीक है। तो ये बात हुई उसकी। अब देखो यहाँ पर टीपू सुल्तान की तलवार दिखा रखी है, देखो उस पर नक्काशी देखो कितनी बेहतरीन कर रखी है। अगर आप देख सकते हो समझ सकते हो तो, है ना। यह 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की जो है तलवार है। कह रहे टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मुठ के निचले हिस्से की तरफ है ना, ये रहा। शेर का भी एक यहाँ पर निशान बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तलवार है टीपू सुल्तान की। कह रहा भाई टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील भारतीय इस्पात। अब देखो स्टील, यहाँ पर इस्पात की बात होगी, लोहा इस्पात की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने की भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते ही मारे गए थे। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति है। सब कुछ तो उठा करके ले गए, अपने म्यूजियम में डाल दिया उन्होंने, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसकी खास बात क्या थी, वो इतनी खास क्यों थी। दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। मतलब सामने वाले ने अगर लोहे का कवच पहन रखा है तो भी ये इसको चीर करके उसको मार सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी, मतलब लचीली होती थी एकदम, लहर की तरह। लहर जो पानी होता है ना, लहर दिखाता है, ऐसे हुआ करती थी, मतलब पतली और लचीली और पैनी एकदम। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1 साल बाद यानी कि 1800 में मैसूर की यात्रा वाले जो फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा किया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता है, मतलब ये इसको बनाया किस तरह से गया है ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। अब प्रगलन का मतलब होता है चट्टान या मिट्टी को ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करना या धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज बना सके, जिसको अभी के टाइम में क्या बोलते हैं, भट्टी। ठीक है, कुछ उस तरह की चीजें जहां पर पिघला करके कोई नई नई चीजें बनाई जाती है। कह रहे इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिला करके मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार करते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। तो ये इनकी एक कहानी से शुरू करा गया है कि भारत के अंदर जो है लौह इस्पात कैसे आया, ये काफी जरूरी भी हो जाता है। अब ये जो शब्द है ना वुड्स, तो कह रहा कि वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उल्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द
उरुक्कू यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। यानी कि वुड जो है एक बिगड़ा हुआ लैंग्वेज है, जो अंग्रेज बेचारे बोल नहीं पाते थे, ना वो उक्कू बोल पाए, ना वो हुक्कू बोल पाए, ना ही वो उरुक्कू बोल पाए, तो उन्होंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया सर उन्होंने, उन्होंने बोल दिया वुड्स। ठीक है, तो ये उन्हीं का बिगड़ा हुआ एक शब्द है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया अपनी ओर। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषता का 4 साल यानी कि 1818 से लेकर के 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिणी भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। सोचो, 19वीं सदी में शुरू हुई और मध्य में आते आते ये पूरी तरह से लुप्त हो गई, खत्म हो गई। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे व इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे व इस्पात ने ले लिया, रिप्लेस कर दिया। क्योंकि देखो, मोटिव तो यही था ना कि किसी भी तरह करके पैसा कमाना। तो भारत में सबसे पहले उन्होंने कपड़ा मिल खराब करा, कपड़े का उद्योग खराब करा, सब कुछ चौपट कर दिया और अपनी चीजें ला करके रख दी। इसी प्रकार से लोह इस्पात से जो चीजें भारत में काम चल रही थी उसको इन्होंने खत्म करा और ला करके अपना लोहा और इस्पात यहाँ पर रख दिया। इस तरह से काम करते थे। अब ये देखो, गांव की उजड़ी भट्टियां, है ना, ये इमेज अब देख सकते हो। ये पलामऊ बिहार का लोहा कारीगर है। देखो, ये वो भट्टियां हैं जहां पर लोहा पिघलाया जाता था, वहां पर काम किया जाता था। देखो, ये उजड़ गई हैं, पूरी खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने तो काम बंद कर दिया। अब ये लोहे की चीजें कहाँ से आ रही हैं? ब्रिटेन से। कह रहा है वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी है। मतलब अगर आपको वुड स्टील बनाना है तो आपको लोहे का काफी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। मतलब सबको ही आ रहा है लगभग। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि तलवारी बनाए जा रहे हैं, मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, चाकू, हसुआ, ये सब कुछ भी बनाए जाते थे जो कि इनको आसानी से आया करते थे, है ना। तो दैनिक चीजों में जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी, ये लोग यहीं से बनाया करते थे। ये बिहार के अंदर काफी ज्यादा है, दिखाया जाता है। ये फोटो जो है बिहार की है। ठीक है, ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन तो समझ गए ना आपकी, जो गलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका काम जो है पुरुष क्या करते थे, जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी। अब धोकनी क्या होती है? धुआं करना, दहकाना। कोयले को दहकाया जाता है ना, एक तरफ से जो है, जैसे एक तरफ ये भट्टी है तो एक तरफ भट्टी चल रही है, तो इसको हवा देने के लिए यहाँ पर वो पाइप सी लगी होती है, इसको चलाती थी महिलाएं। इस पर जैसे खड़ी हो गई है तो इसको ये दबाती रहती थी और भट्टी में आग लगती रहती थी, कोयला दहकता रहता था और जो है उसमें लोहा जो है वो गलता रहता था। ठीक है, तो ये वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा, अच्छा एक और इमेज है इसके नीचे, कह रहे हवा फेंकती रहती थी। ठीक है, एक और इमेज आपको नीचे मिलेगी, ये देखो। ये मध्य भारत का एक गांव है जहां लोहा प्रगलक का अगरिया समुदाय रहता था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे, मतलब बहुत ही सशक्त थे ये लोग, महिला लोहा से लोहे के चीजें बनाने में। और कह रहे कि 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरियों कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे जो है दोबारा, बहुत सारों ने तो कभी दोबारा भट्टी चलाई भी नहीं, तो ये काम इधर से डूब गया था। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे थे कि भट्टी के अंदर आग दहकाने के लिए महिला जो है वो दहकाने का काम करती थी, धोकनी चलाती थी, जिससे क्या होता है, हवा में आग फैलती रहती है। ठीक है, भट्टी चलाते आपने देखा है किसी को कभी, जहां पर लोहा वगैरह गलाया जाता है? अगर आपके आसपास हो तो आपने इस चीज को ध्यान दिया होगा। 19वीं सदी के अंत तक आते आते, ठीक है, यानी कि 19वीं सदी जो है उसका अंत आ चुका है, तो कह रहे इसके अंत तक आते आते लोहे के प्रगलक का हुनर खत्म होने लगा। क्योंकि भाई आपने देखा कि अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, बिहार की तो अभी भी स्थिति ऐसी है कुछ। तो लोगों ने गांव छोड़ दिए, अपने राज्यों को छोड़ दिया और बहुत कम लोग जो हैं वो दोबारा से भट्टी चला पाए, बाकी तो आधे से ज़्यादा चले गए, क्योंकि आजीविका चलाना ज़्यादा ज़रूरी था भट्टी चलाने से। तो ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। कह रहा ऐसा क्यों हुआ, क्या नियम थे? ठीक है, इसकी बहुत सारी वजह थी, अकाल ही नहीं और भी चीज़ें। कह रहे इसकी एक वजह तो एक वन कानून थे,
भाई भट्टी चलाने के लिए लकड़ी चाहिए। और वन कानून के बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि आदिवासियों को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या एक वन कानून बनाया, जिसमें उन्होंने वनों को आरक्षित कर लिया था। इस वजह से लकड़ियां मिलनी बंद हो गई। तो कह रहे एक तो वन कानून जो है इनकी सबसे बड़ी वजह रही, जिसके बारे में अध्याय 4 में पढ़ा। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी मिलती कहाँ से, और लौह अयस्क भी वे कहाँ से लेकर के आते, है ना। जब भाई लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो लौह अयस्क कहाँ से आएगा। वन कानून को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रखा जा सकता था। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। ठीक है, कि भाई कोई और तरीका मिल जाए जिससे हम अपने जीवन यापन को कर सके। ये काफी ज्यादा जरूरी था। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रागलकों को अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर गई। मतलब उन्हें बोला कि ठीक है आप आ जाओ, जंगल में आ जाओ, लकड़ी भी ले जाओ, बट आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। वही अंग्रेजों का एक ही दिमाग कि भाई हमें तो चाहिए सिर्फ पैसा। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। ठीक है, भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। जो लोहा ब्रिटेन से आ रहा है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। इसकी वजह से स्थानीय प्रागलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम हो गई। ठीक है, ये तो काफी भारी चीज हो गई। कह रहे 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। ठीक है, एक और चैलेंज आ गया। अब नए नए कारखाने बन गए यहाँ पर। जो भट्टी पे काम करते थे अब उसके कारखाने बना दिए गए। हम उस कारखाने को पढ़े उससे पहले ये एक रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। एक व्यापक उद्योग, बड़ा उद्योग की बात हो रही है। तो कह रहे कि प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा प्रगलक भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां पर धातुमल ना दिखाई देता हो। धातुमल कहने का मतलब है कि धातु जो जब उसको गलाया जा रहा है तो उसका जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ के आदिम लौह प्रागलकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ ने एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझा होगा। इनको मिल जाता था इजिली, बट धीरे धीरे जो है भाई ये भी जो है बंद हो गया। उसका रीजन जो है एक ये रहा, भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। साल 1904 की बात है, 19वीं सदी, ठीक है, शुरुआत की बात हो रही है। 20वीं सदी की शुरुआत की बात हो रही है कि अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के द्वारा, ये जमशेदजी टाटा रतन टाटा के ही दादाजी हैं। ठीक है, इनके सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह व इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए, कि ये पता तो चल जाए कि सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलेगा का। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहां से ले लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें इस चीज की तलाश थी, वो मिल गई। मतलब उनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। रजाहरा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। एक नंबर का सवाल आपके टेट के एग्जाम के लिए। रजाहरा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह जो है एक सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कोई भी पानी या कहीं भी पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अब इनको वो तो मिल गया, लौह अयस्क तो मिल गया, लेकिन भाई कारखाना कहाँ लगाए, अभी वो जगह अभी भी ढूंढा जा रहा है।
अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लो एस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को एस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। अब ये जमशेद जी टाटा के ही नाम पर रखा गया है। ठीक है। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था, मतलब लौह अयस्क भी मिल गया और यहाँ पर जो है पानी भी इजिली उपलब्ध करवा दिया गया, या मतलब पानी भी इजिली उपलब्ध था क्योंकि नदी है इसके किनारे। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही जो है पानी भी मिल गया। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है, ये आज भी चलता है भाई, रतन टाटा जी अभी देख रहे हैं। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टिस्को जो है रतन टाटा के दादाजी यानी कि जमशेद जी टाटा ने बनाई थी। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था, ये बताया जा रहा है। लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र नंबर 14, सुबर्णा नदी जो है इसके किनारे टाटा आयरन और स्टील फैक्ट्री 1940 में लगा दी गई थी, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पानी भी मिल गया और लोहे अयस्क भी मिल गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई जो स्थापना हुई टिस्को की वो बहुत सही समय पर हुई। 19वीं सदी में भारत जो है आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था, मतलब भारत में जो है स्टील जो है वो ब्रिटेन से आ रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रही। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है, मतलब भारत के अंदर भी बहुत बड़े बड़े कारखाने लगा सकते हैं। जब तक टिस्को की स्थापना हुई 1940 में, ठीक है, जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जो कि 1918 तक चला। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। क्योंकि ब्रिटेन से लोहा इंपोर्ट हो रहा था, अब उससे तो क्या होने लगा कि युद्ध के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा उसका लोहा। तो भारत में रेलवे विस्तार हो रहा था, कह रहे भाई अब लोहा कहाँ से ले। तो उस टाइम पर टिस्को पर वो आश्रित हो गए, मतलब टाटा कंपनी पर वो आश्रित हो गए और उन्होंने उनसे लोहा लेना शुरू कर दिया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। जो गोला होता है ना, वो फेंकने वाला तोप के गोले, कह रहा है उसकी खोल भी बनाओ आप और साथ साथ में आप रेलवे की पटरी भी बनाओ, ठीक है, और पहिए भी बनाओ। 1919 तक यह स्थिति हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि टिस्को जो है उसने कैसी जगह ले ली ब्रिटेन के व्यापार को खत्म करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे है कि सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। मतलब जब भारत के अंदर ब्रिटेन से आने वाली चीजें जो है वो बंद होने लगी, ब्रिटेन से आने वाला लोह इस्पात बंद होने लगा, तो सूती कपड़े की तरह जो है लोहे और इस्पात का मामला भी भारत में विस्तार करने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में भी इनकी जो है बहुत सारी मांगों को मानना पड़ा। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि धीरे धीरे कैसे कैसे करके जो है सूती कपड़ा उद्योग जो है वो भारत में फैला, फिर बंद हो गया, फिर वो धीरे से कैसे स्टार्ट हुआ। तो कोई चीज़ घर से शुरू हुई थी, फिर उसको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, फिर जो उसके कारखाने बना दिए गए। इसी प्रकार से लोह इस्पात भी जो है वो खत्म करा, क्योंकि वो घर घर में होने लग गया था, उसको अंग्रेजों ने खत्म करा, ब्रिटेन से इंपोर्ट कराना शुरू करा, इंपोर्ट को रोका गया और यहाँ पर जो है जमशेदजी टाटा ने जो है टिस्को का स्थापना करी और धीरे धीरे जो है
उसको बढ़ाया, तो कारखानों से जो है औपनिवेशीकरण जो है काफी ज्यादा हो गया। यहाँ पर आप इमेज देख रहे होंगे, सामने आपके सामने एक इमेज जो है नजर आ रही है आपको, ठीक है, अक्टूबर 1919 इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये है युद्ध के आखिरी में जो है ये बात की जा रही कि 1919 की बात हो रही है, 1914 से लेकर 18 तक तो लड़ाई चली थी विश्व युद्ध। तो कह रहे कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा, ठीक है। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में विद्युत संयंत्र और बाल यंत्र संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919 की बात की जा रही है, ठीक है। तो जमशेदपुर जो है वो जमशेदजी टाटा के नाम पर ही रखा हुआ शहर है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक कॉलम और छूटा था हमारा, ये कुछ यहाँ पर था, उसको ढूंढ लेते हैं हम, ये रहा। नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो इसका मतलब है कि हमने अध्याय को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और हमने बारीकी से समझ लिया है कि किस प्रकार से कैसे धीरे धीरे जो है भारत में जो भारत का व्यापार है वो धीरे धीरे कैसे उठा हुआ था पूरे बाजार में, और कैसे उसको अंग्रेजों ने खत्म करा, दमन करा उसका, और कैसे उसकी कॉपी बनाई, और फिर भारतीय व्यापार ने कैसे फिर दोबारा से अपने आप को उठाया, चाहे वो सूती कपड़े की बात करें, चाहे हम लोह इस्पात की बात करें। अब हम अन्यत्र क्योंकि पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें कुछ उसी टाइम पीरियड पर होने वाले किसी और जगह की घटना के बारे में हमें पता चलता है, तो हम इस अध्याय में भी पढ़ेंगे और अध्याय का जो है समापन यहाँ पर हम करेंगे। अब देखो, हम भारत में औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, तो जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल, तो हम जापान की भी बात करेंगे इसके अंदर। तो देखो क्या है कि 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा था। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने इसे अपने देसी उद्योग को खोल करके बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चलित जलपोत, यानी कि जो पानी में चलने वाले पोत हैं, और किससे चलेंगे, वो भाप से, इसका उन्होंने विकास किया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया, मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी वेस्टर्न के अंदर आई उसका इन्होंने इंपोर्ट करा और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाल दिया, मॉडिफाई कर दिया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। मतलब हमारे यहाँ औद्योगिकरण बंद होने लगा और जापान में जो है बढ़ने लगा। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उनकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था, मतलब सब कुछ जो है वो सेना के रिलेटेड रहेगा, जबकि हमारा ऐसा नहीं था, हमारा आम नागरिक से रिलेटेड था, ठीक है, व्यापार करने से रिलेटेड था। तो ये बात हुई कि किस प्रकार से भारत के अंदर औद्योगिकरण हुआ, किस प्रकार से उपनिवेशवाद भारत के अंदर आया, और उसी टाइम पर अन्यत्र में हमने पढ़ा कि जापान का टाइम उस टाइम पे कैसा चल रहा था। तो ये हमारा अध्याय जो था, हम सीधा अध्याय की तरफ चलेंगे जो कि आपका फ्रंट पेज पे मिलेगा, कि अध्याय का नाम था बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालक। ये कैसे कैसे आए, कैसे कैसे चले गए, क्या मॉडिफिकेशन हुई, कैसे इन्होंने अपनी आजीविका को बदला, ठीक है, कौन वापस आए कौन नहीं आए, इन सब के बारे में हमने इसमें अध्याय में पढ़ लिया, इस वीडियो में पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको अध्याय समझ में आया होगा। थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि ये लंबा है, वीडियो जो है लंबी है, लेकिन हाँ ये काम की है। तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हाँ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।